अभी सुमित जी ने एक ग्रुप में ही एक कुंडली डाली थी और ये पूछा कि इसे कौन-सा विषय लेना चाहिए। मैंने तुरंत 2 मिनट में उत्तर दे दिया था। चूँकि चंद्र और शुक्र चतुर्थ भाव में स्थित हैं, मंगल, सूर्य, राहु छठे भाव में हैं, इसलिए मैंने तुरंत उत्तर दे दिया था कि बायो लेना चाहिए। लेकिन फिर सुमित जी ने ये लिखा कि ये बच्चा न्यायाधीश बनना चाहता है। फिर मेरा ध्यान गया गुरु और शनि पर, इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि कमेंट में जो भी उत्तर दिए जाते हैं, वो एक तुक्केबाजी होती है। कुंडली देखने में कम से कम 1, डेढ़ या 2 घंटे का समय लगता है। तो जब मैंने ध्यान दिया इस कुंडली पर, तो मुझे जो कुछ दिखाई पड़ा, बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं यहाँ किसी की पर्सनल कुंडली नहीं देखता हूँ, लेकिन क्योंकि ये कुंडली बहुत कुछ कह रही है, तो इसमें मेरा इंटरेस्ट जागा और इसलिए मैंने निर्णय लिया कि इस कुंडली को हम आप सभी के समक्ष रखेंगे और इसी के माध्यम से शिक्षा, करियर आदि के बारे में समझाएंगे। आज का विषय, चूंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने दशाओं के बारे में, दशाओं के जो नियम है वो हमने बता दिए हैं। तो अब कुंडली विश्लेषण का ही मेन चैप्टर बचता है और 2 विषय और भी हैं। एक तो वर्ग कुंडली देखना और दूसरा अष्टक वर्ग। तो आज हम वर्ग कुंडली को भी समझेंगे। इसके अलावा फिर हम शिक्षा और करियर, ये जो सब्जेक्ट है, ये पिछली बार भी मैंने क्लास में शिक्षा के बारे में बताया था और ये भी कहा था कि इस मामले में, शिक्षा के मामले में उल्टा है। पहले हमें करियर देखना होता है, तब हम शिक्षा के बारे में बताते हैं। क्योंकि किस क्षेत्र में करियर बनेगा, उसके अनुसार ही शिक्षा का विषय चुनना चाहिए। कुछ लोग आज कुछ और विषय चुनते हैं और बाद में फिर वो विषय को परिवर्तित कर देते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति ज्योतिषी के पास आया है, तो पहले हमें उसका करियर देखना चाहिए कि किस दिशा में, किस क्षेत्र की ओर ये करियर होगा। उसके अकॉर्डिंग हम इनके एजुकेशन के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कौन सा स्ट्रीम लेना है, उस पर हम बात करेंगे। शिक्षा के बारे में मैंने आपको बताया था कि मूल रूप से हम चतुर्थ भाव को शिक्षा का भाव मानते हैं। 4 शिक्षा के भाव हैं, प्राइमरी शिक्षा और संस्कार द्वितीय भाव से देखे जाते हैं।
और इसके बाद जो स्कूल की शिक्षा है, खास करके 10th क्लास तक की शिक्षा, जहाँ स्वतंत्रता होती है, सभी विषय होते हैं, वहाँ चुनाव नहीं करना पड़ता है। तो जहाँ चुनाव नहीं करना पड़ता है विषय का, वो हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। और जब हमें चुनाव करने की आवश्यकता पड़ती है 11th क्लास में, तो 11th क्लास से लेकर कॉलेज तक की शिक्षा हम पंचम भाव से देखते हैं। उच्च शिक्षा के लिए नवम भाव को देखा जाता है। लेकिन इन सभी के बावजूद शिक्षा का जो प्रमुख भाव है, वो चतुर्थ भाव ही है। पंचम भाव बुद्धि, विवेक को दर्शाता है प्रमुख रूप से। पंचम भाव का जो प्रमुख कारकत्व है, वो बुद्धि, विवेक, भावनाएं, संवेदनाएं, रचनात्मकता, इन सभी के लिए पंचम भाव को देखते हैं। यदि पंचम भाव पीड़ित हो गया, पंचमेश पीड़ित हो गया, तो और कारक, बुद्धि का कारक बुद्ध है। वैसे पंचम भाव का जो कारक है, ज्ञान का कारक गुरु है, लेकिन बुद्धि का कारक बुद्ध है। तो हमें बुद्ध और गुरु दोनों को देखना चाहिए, खास करके बुद्ध को। तो यदि पंचम भाव, पंचमेश और बुद्ध ज्यादा पीड़ित हो गए, तो फिर व्यक्ति बुद्धिहीन होगा और ऐसा व्यक्ति अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकेगा। लेकिन यदि हम मान लेते हैं कि चतुर्थ भाव बहुत पीड़ित है, चतुर्थ भाव का स्वामी भी बहुत पीड़ित है, लेकिन शिक्षा का कारक बुद्ध पीड़ित नहीं, और पंचम भाव अच्छा है, पंचमी से अच्छा है। तो चतुर्थ भाव यदि बहुत पीड़ित है, चतुर्थेश बहुत पीड़ित है, और शिक्षा के समय में बुरे ग्रहों की दशाएं आ जाएं, प्रमुख रूप से राहु की दशा आ जाए और राहु पीड़ित हो बुरे भाव में, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, द्वादश, अष्टम भाव में, तो शिक्षा बाधित हो सकती है, अपूर्ण रह सकती है। लेकिन यदि पंचम भाव अच्छा है, पंचमेश अच्छा है, बुद्ध गुरु अच्छे हैं, तो ऐसा व्यक्ति भले ही कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन बहुत ही बुद्धिमान होता है और अपनी बुद्धि के दम पर, अपनी रचनात्मकता के दम पर वो सफलता प्राप्त करता है और बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है। तो ये चीज मैंने बताया। अब जब बात शिक्षा की आती है, तो एक तरफ हम ये कहते हैं कि चतुर्थ भाव और पंचम भाव पीड़ित नहीं होने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ पीड़ित किससे होते हैं? क्रूर ग्रह से। क्रूर ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये सभी क्रूर ग्रह हैं। और यही क्रूर ग्रह हमें टेक्निकल शिक्षा भी देते हैं। तो अगर इन क्रूर ग्रहों का प्रभाव आपके चतुर्थ पंचम भाव पर नहीं है, तो शिक्षा टेक्निकल नहीं होगी। और यदि शिक्षा टेक्निकल है,
तो क्रूर ग्रहों का प्रभाव भी होगा। तो क्रूर ग्रहों का प्रभाव ज़रूरी है टेक्निकल शिक्षा के लिए। दूसरी तरफ हम यह भी कह रहे हैं कि वो भाव पीड़ित हो जाएगा। तो अब पीड़ित और टेक्निकल शिक्षा में हम अंतर कैसे करें? यदि एक क्रूर ग्रह चतुर्थ भाव में है और एक क्रूर ग्रह पंचम भाव में है, तो बहुत कम पीड़ित होता है, लेकिन फिर भी पीड़ित होता है। तो वो पीड़ित किस मामले में हो सकता है? शारीरिक अंग के मामले में या रिश्ते के मामले में? अब अगर 2 ग्रह या 3 ग्रह यहाँ स्थित हो गए, तो वो भाव ज़्यादा पीड़ित हो जाएँगे। तो शारीरिक अंग या रिश्ते के मामले में बुरा हो सकता है, लेकिन आपको टेक्निकल शिक्षा तो देंगे, तो बहुत पीड़ित नहीं होना चाहिए। तो ये एक विडंबना है। ये आपको देखना होगा कि यदि यहाँ पर क्रूर 2 क्रूर ग्रह बैठे हैं या 3 क्रूर ग्रहों का प्रभाव है या यहाँ पर है, तो फिर आप लग्न लग्नेश पर दृष्टि डालिए। यदि आपका लग्न लग्नेश बलवान है, दोनों बलवान हैं, तो फिर ये ज़्यादा हानि नहीं कर सकेंगे। लेकिन यदि लग्न लग्नेश भी कमज़ोर हो गए, तो फिर ये ज़्यादा हानि करेंगे। टेक्निकल शिक्षा तो देंगे, लेकिन हानि भी करेंगे। तो लग्न लग्नेश को सबसे पहले देखना होगा। दूसरी बात, यहाँ ज़्यादा पीड़ा नहीं होनी चाहिए। ये अंतर करना सीखना होगा आपको, क्योंकि टेक्निकल शिक्षा क्रूर ग्रह ही देते। जैसे मंगल, सूर्य, सबसे पहले सूर्य। सूर्य के बारे में मैंने आपको बताया है कि सूर्य मैथ का कारक है, मैथ सब्जेक्ट, और राजनीति का भी कारक है। और यही सूर्य साइंस, बायो वगैरह, क्योंकि औषधि का कारक है, इसलिए ये सूर्य डॉक्टर भी बनाता है। मंगल, मंगल भी मैथ का कारक है, और मंगल क्योंकि मैथ का कारक है, तो ये इंजीनियर बनाता है, मैकेनिक बनाता है। इसके अलावा मंगल चूंकि सेनापति है, युद्ध का कारक है, हिंसा का कारक है, लड़ाई झगड़े का कारक है, इसलिए ये मंगल पुलिस, मिलिट्री या डिफेंस सेक्टर में भी ले जाता है। मंगल चीर फाड़ का कारक ग्रह है, इसलिए ये सर्जन भी बनाता है, डॉक्टर। शनि, शनि भी टेक्निकल ग्रह है, तो मशीनरीज से संबंधित जो भी कार्य हैं, क्योंकि शनि लोहे का कारक भी है और एक टेक्निकल ग्रह है, तो शनि भी व्यक्ति को इंजीनियर बना सकता है। मंगल के साथ मिल करके, क्योंकि शनि कृषि भूमि का कारक है, पत्थर का कारक है, लोहे का कारक है, इसलिए मंगल के साथ मिलकर सिविल इंजीनियर बना सकता है। शनि बुध के साथ मिलकर मैकेनिकल इंजीनियर बना सकता है। शनि का संबंध राजनीति से भी, क्योंकि वो जनता का कारक है,
और चतुर्थ भाव जनता का भाव है। राहु राहु और केतु ये दोनों भी टेक्निकल है। राहु के बारे में मैंने बताया था, अंतरिक्ष से संबंधित, जैसे पायलट या एयर होस्टेस, अंतरिक्ष से संबंधित विभाग जो भी है, वहां जितने भी तरह की नौकरियां होती हैं, उनका संबंध राहु से। राहु मंगल के साथ मिलकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बना सकता है। राहु, केतु, बुध और शुक्र, ये 4 ग्रहों का संबंध कंप्यूटर से भी है। केतु कंप्यूटर का प्रमुख कारक है। भाषाओं का, कई भाषाओं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो लैंग्वेज की शिक्षा प्राप्त करते हैं, ट्रांसलेटर के रूप में, तो वो केतु के अंडर में आता है। इसके अलावा जासूस जासूसी जो क्षेत्र है, तो केतु जासूस भी बनाता है। जासूस का भाव अष्टम भाव है, क्योंकि अष्टम भाव रहस्य का भाव है, गुप्त भाव है। तो इस तरह से सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये सभी टेक्निकल ग्रह हैं। ये टेक्निकल शिक्षा देती है। अब हम वर्ग कुंडली पर आते हैं। ये 4 कुंडलियां बनी हुई हैं। सुमित जी, ये मेल चार्ट है या फीमेल चार्ट है? अच्छा, सुमित जी नहीं आए हैं। 4 लोग नहीं आए, 3 लोग आए हैं, 6 लोग नहीं आए। तो आज बहुत सारे लोग नहीं आए, एब्सेंट, जबकि मैंने ग्रुप में आज का विषय डाला था, वर्ग कुंडली के बारे में मैंने लिखा था, लेकिन इसके बावजूद लोग नहीं आए। अब तो नवरात्रि भी समाप्त हो गई है। चलिए, वर्ग कुंडली के बारे में, ये एक शायद लड़के की कुंडली है। ये लग्न कुंडली, यहाँ देखिए D1 लिखा हुआ है। D1 यानी लग्न कुंडली। इससे ये हमारी प्रमुख कुंडली है। पराशर ऋषि ने षोडश वर्ग का के बारे में बताया है। षोडश वर्ग का मतलब है 16 वर्ग कुंडलियां। उनमें से एक है D1 चार्ट, जिसे हम लग्न कुंडली कहते हैं, और यही कुंडली प्रमुख कुंडली है। शेष जो वर्ग कुंडलियां हैं, वो सब इसी लग्न कुंडली से बनाई जाती है। शेष सभी वर्ग कुंडलियां लग्न कुंडली से बनाई जाती है।
एक राशि में लग्न कोई भी राशि हो, कोई भी भाव हो, आपको बताया है कि 30 अंश का होता है। तो इसमें D2 जो कुंडली है, इसे हम होरा कुंडली भी कहते हैं। या तो लिख लीजिए इस बात को, या ध्यान रखिएगा कि लग्न कुंडली तो ये प्रमुख कुंडली है। इससे हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में देखते समझते हैं। फिर D2 है, जिसे हम होरा कुंडली कहते हैं। इससे हम केवल धन संपत्ति, खास करके अचल संपत्ति के बारे में देखते हैं। D3 ये है दृष्टकोण कुंडली। ये आप लिखते जाइए कि कौन सी कुंडली किस बात के लिए देखा जाता है। तो ये D3 दृष्टान कुंडली, ये छोटे भाई बहन, बड़े भी इसी से आप देख सकते हैं। दृष्टान कुंडली भाई बहन के लिए देखी जाती है। इसके अलावा दृष्टान कुंडली से दुर्घटना, एक्सीडेंट, बीमारियां, उनके बारे में भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। D4 चतुर्थांश कुंडली। D4 को चतुर्थांश कुंडली कहते हैं। D4 अचल संपत्ति के लिए देखी जाती है। यहाँ पर जो D2 मैंने बताया, होरा कुंडली मैंने बताया चल संपत्ति के लिए देखी जाती है। सेकंड भाव चल संपत्ति का भाव है। तो होरा कुंडली से हम चल संपत्ति देखते हैं। D3 थर्ड हाउस, ये दृष्टान कुंडली कहलाती है। यहीं से भाई बहन के बारे में विचार किया जाता है और दुर्घटना दुर्घटना बीमारियां इस दृष्टान कुंडली से हम देखते हैं। D4 चतुर्थांश कुंडली अचल संपत्ति के लिए देखी जाती है। ये चौथा भाव है अचल संपत्ति का। तो D4 से हम अचल संपत्ति देखते हैं। इसके बाद D7 आता है, सप्तांश कुंडली। सप्तांश कुंडली कहने के लिए तो सातवां अंश है, सप्तम भाव, लेकिन वास्तव में ये संतान के लिए देखी जाती है। लग्न कुंडली के हम पंचम भाव से संतान देखते हैं और D7 ये संतान के लिए है। तो संतान के लिए हमें सप्तांश कुंडली यानी D7 देखना होता है। D10 दशांश कुंडली, दशांश या दशमांश कुंडली, ये D10 है। दशांश कुंडली कैरियर के लिए देखी जाती है, यानी नौकरी व्यवसाय के लिए।
इसके बाद D12 द्वादशांश कुंडली। द्वादशांश कुंडली से हम अपने माता पिता के बारे में विचार करते हैं। फिर D16 षोडशांश कुंडली। D16 षोडशांश कुंडली। इससे भी हम अपने जीवन के सुख दुख के बारे में विचार करते हैं। इसके बाद ये आप लोगों ने लिख लिया, मैं मिटा दूं? जी लिख लिए। लिख लिया। अच्छा ठीक। D16 के बाद D20, इसे हम द्विशांश कुंडली कहते हैं। D20 द्विशांश कुंडली, ये धर्म, आध्यात्म, पूजा पाठ आदि के लिए देखी जाती है कि व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है या नहीं और कितना आगे। D24 चतुर्विशांश कुंडली। D24 चतुर्विशांश कुंडली। इससे हम शिक्षा के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिक्षा के बारे में यदि देखना है तो लग्न कुंडली के बाद हमें D24 देखनी चाहिए। D30 त्रिशांश कुंडली। D30 त्रिशांश कुंडली। इससे जीवन के सभी तरह के अरिष्ट के बारे में देखा जाता है। बीमारियां, दुर्घटनाएं, दुख, ये सभी हम D30 से देखते हैं। D60 60। D60 यानी सस्यांश कुंडली। D60 से हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में जान सकते हैं। जिस तरह से हम जीवन लग्न कुंडली को देखते हैं, उसी तरह से D60 को भी देखा जाता है।
D60 कुंडली का महत्व लग्न कुंडली से भी ज्यादा है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। और कारण यह है कि D60 कुंडली आधे अंश से बनती है। ये जितनी वर्ग कुंडलियां हैं, ये मैंने आपको बताया कि सारी कुंडलियां लग्न कुंडली से ही बनती। अब लग्न के अंश कितने हुए? 30 अंश। तो जो पूरा कुंडली है यानी D2 कुंडली वो 15 अंश से बनती है। D3 कुंडली 10 अंश से बनती है। D3 शब्द ही बता रहा है कि तीसरा अंश। तो तीसरा अंश कौन सा हुआ? यदि 30 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो दृष्टान कुंडली बनेगी, D3 कुंडली। फिर D4 यदि लग्न के अंश को हम 4 से डिवाइड करेंगे तब D4 कुंडली बनेगी, चौथाई अंश की। इसके बाद D7 30 अंश को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारी सप्तमांश कुंडली बनेगी, जिससे हम संतान के लिए देखते। फिर D10 का मतलब है कि 30 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तब हमारी दशांश कुंडली बनती। अब 10 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 अंश। तो यानी D10 3 अंश से बनी है ये कुंडली। D9 9 से डिवाइड करेंगे तब नौमांश कुंडली बनेगी। तो एक नौमांश कुंडली 3 अंश 20 कला से बनती है और दशांश कुंडली 3 अंश से बनेगी। D12 30 को D12 से आप डिवाइड कर दीजिए तो द्वादशांश कुंडली बनेगी। 16 से डिवाइड करेंगे तो षोडशांश कुंडली बनेगी। 20 से डिवाइड करेंगे तो विषांश कुंडली बनेगी, यानी लगभग 1.5 अंश से। फिर 24 से डिवाइड करेंगे तो त्रिशांश कुंडली बनेगी D30, यानी लगभग 1.25 अंश से बनती है। इसके बाद फिर D60 है। तो जब हम 60 से 30 को डिवाइड करेंगे तो आधा अंश से D60 कुंडली बनती। तो ये सारी कुंडलियां सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हैं, लेकिन अब समस्या क्या है? हमारे कम से कम भारत की ही बात हम जानते हैं, विदेशों की तो जानते नहीं। यहाँ बहुत कम कुंडलियां बिल्कुल करेक्ट होती है। 95% कुंडलियों का समय गलत होता है। 95% कुंडलियों का समय गलत होता है। किसी का जन्म हुआ है 8:22, तो लोग राउंड फिगर में ले लेते हैं 8:20 या 8:25। तो यहां पर 2 या 3 अंश का अंतर आ गया।
तो 2-3 अंश के अंतर में तो आपकी जो नवांश कुंडली है, जो दृष्टान कुंडली, वो भी गलत हो सकती है। तो फिर आगे की जो कुंडलियां हैं, इनकी हम बात ही क्या करें। ये तो आधा मिनट और ये 1.25 मिनट से बन रही है, तो हम इनको देख नहीं पाते हैं। अब D24 जो शिक्षा के लिए देखी जाती है, हम ये भी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि अगर 1 मिनट का भी अंतर आया तो D24 गलत बन जाएगी। तो विडंबना ये है कि हम प्रमुख रूप से कौन कौन सी कुंडली देखते हैं। जब सेकंड भी सही हो तब जा करके हम त्रिशांश या षष्ठांश कुंडली देख सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो प्रमुख रूप से हम कौन कौन सी कुंडली देखते हैं। एक तो हमने D1 देख लिया, फिर हम D3 देख लेते हैं, लेकिन हमेशा नहीं देखते हैं। इसके अलावा D4, इसको भी हम कभी कभार देखते हैं। जब प्रश्न होगा अचल संपत्ति का, भूमि भवन का, तब हम D4 देखते हैं। इसके बाद हम D7, जब संतान का प्रश्न आएगा कि मुझे संतान कब होगी, तब हम D7 देखते हैं। और D10, जब हमारे पास करियर का प्रश्न होगा, आजीविका का प्रश्न होगा, तो हम D10 देखते हैं। कभी कभी माता पिता की कुंडली नहीं होती है और माता पिता के बारे में जानकारी लेना है, तब हम उस समय D12 भी देखते हैं। इसके आगे हम जनरली नहीं देखते हैं। इसमें एक वर्ग कुंडली अभी छूट रही है, वो है D9। D9 मैंने इसलिए लास्ट में लिया है कि D9 एक तो विवाह के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए देखी जाती है। जैसे दूसरी वर्ग कुंडलियां हैं, सप्तांश कुंडली से हम संतान के लिए देखते हैं, D10 से हम कैरियर के लिए देखते हैं, उसी तरह D9 से हम विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए। लेकिन नवांश कुंडली का महत्व लग्न कुंडली के बराबर ही है, जरा सा कम है, थोड़ा सा अंतर है। तो नवांश कुंडली को हम 2 तरह से देखते हैं। पहला तो हमने आपको बताया कि विवाह और वैवाहिक जीवन और दूसरा लग्न कुंडली
के जो ग्रह हैं उनके बल के लिए नवांश कुंडली से ग्रहों का बल देखा जाता है। कोई ग्रह यदि लग्न कुंडली में बलवान है लेकिन नवांश कुंडली में निर्बल हो गया है, अशुभ भाव का स्वामी बन गया है, अशुभ भाव में स्थित हो गया है, बहुत पीड़ित हो गया है, तो इसका मतलब है कि निर्बल हो गया। तो फिर हम उस ग्रह को निर्बल ही मानेंगे, भले ही लग्न कुंडली में वो ग्रह बलवान हो। लेकिन यदि नवांश में निर्बल हो गया है तो हम उसे निर्बल मानेंगे। यदि कोई ग्रह लग्न कुंडली में निर्बल है, नीच है और नवांश कुंडली में वो बलवान हो गया है, उच्च हो गया है, तो फिर हम उसे उच्च ही मानेंगे। लेकिन थोड़ा सा अंतर, लग्न कुंडली में निर्बल है या नीच है, नवांश कुंडली में बलवान हो गया है, उच्च हो गया है, तो इसका एक अर्थ और, इसका अर्थ ये है कि शुरुआत में वो ग्रह आपको संघर्ष देगा लेकिन बाद में सफलता प्रदान करेगा। और यदि कोई ग्रह लग्न कुंडली में बलवान है, अच्छा है, उच्च है और नवांश कुंडली में वो निर्बल हो जाता है, नीच हो जाता है, तो इसका अर्थ ये है कि शुरुआत में वो कुछ अच्छा दे सकता है लेकिन अंततः वो छीन लेगा, तकलीफ देगा, हानि देगा। ये अंतर है लग्न कुंडली और नवांश कुंडली। यहां तक अभी मैंने बताया। अब हम वर्ग कुंडली के कुछ नियम समझेंगे। अभी तो मैंने केवल नवांश कुंडली का महत्व बताया है कि नवांश कुंडली का महत्व लग्न कुंडली की तरह ही है। लग्न कुंडली को हम 50% मानते हैं तो नवांश कुंडली को हम 40% मानते हैं। कितने हो गए? 90%। और 10% फिर हम शेष वर्ग कुंडलियों को मानते हैं। जैसे आपका कैरियर का प्रश्न है तो दशांश कुंडली देखेंगे तो उसको 10% मानेंगे। आपका प्रश्न यदि विवाह अथवा वैवाहिक जीवन से है तो फिर हम इसी केवल नवांश को ही देखेंगे, लग्न कुंडली और नवांश। आपका यदि प्रश्न अचल संपत्ति को लेकर है तो फिर हम चतुर्थांश कुंडली भी देखेंगे, D4, और इसे 10% महत्व देंगे। तो क्या समझा आपने? 50% महत्व लग्न कुंडली का है, 40% महत्व नवांश कुंडली का है और 10% महत्व शेष वर्ग कुंडली का है। तो इस तरह से 100% हो गया। अब हम वर्ग कुंडली के नियम क्या है मुझे समझते हैं। ये जो वर्ग कुंडलियां हैं, कोई भी हो, नवांश कुंडली यानी
D1 के अलावा जितनी भी कुंडलियां हैं, कोई भी ग्रह वर्ग कुंडली में यदि शुभ भाव में स्थित है और अच्छा है, पीड़ित नहीं है, तो वो ग्रह उस वर्ग कुंडली से संबंधित अच्छे फल देगा। जैसे मान लीजिए ये D10 है, यहाँ पर सूर्य उच्च का है। अब D10 कैरियर के लिए देखी जाती है, तो नौकरी व्यवसाय के संबंध में सूर्य की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा अच्छी होगी। लेकिन यदि यही सूर्य D4 है, ये अगर D4 में यही सूर्य 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए और क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो जाए, जैसे यहाँ पर सूर्य बैठा तो नवम भाव में, द्वितीय भाव का स्वामी, अच्छे भाव का स्वामी अच्छे भाव में बैठा है, नवमेश गुरु के साथ बैठा है, तो यहाँ तो अच्छा है। लेकिन राहु के साथ भी है। अब अगर यही सूर्य 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए या तृतीय भाव में भी, तृतीय भाव भी क्रूर भाव ही होता है, तो तृतीय भाव में बैठ जाए और राहु केतु के द्वारा पीड़ित हो जाए, शनि के द्वारा पीड़ित हो जाए, तो फिर ये सूर्य अपनी दशा अंतर्दशा में भूमि भवन अचल संपत्ति से संबंधित अच्छे फल नहीं देगा, बुरे फल दे सकता है। वही सूर्य जो दशांश कुंडली में अच्छा है तो नौकरी व्यवसाय के लिए अच्छा है, लेकिन वही सूर्य यदि चतुर्थांश कुंडली में बुरे भाव में बैठ जाए, पीड़ित हो जाए, तो फिर चतुर्थांश कुंडली के लिए अच्छा नहीं होगा। इसी तरह अगर सप्तांश कुंडली जो संतान के लिए देखी जाती है, यदि वहां अच्छा नहीं है तो संतान के संबंध में भी सूर्य की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा अच्छी नहीं होगी। जबकि D10 में अच्छा है तो D10 के लिए यानी कैरियर के लिए वो सूर्य अच्छा फल देगा। तो जिस वर्ग कुंडली में कोई भी ग्रह शुभ भाव का स्वामी है, शुभ भाव में स्थित है और पीड़ित नहीं है, तो उस वर्ग से संबंधित अच्छे फल देगा। जिस वर्ग कुंडली में वो अच्छा है, और जिस वर्ग कुंडली में वो अच्छा नहीं है तो उसके लिए वो अच्छे फल नहीं देगा। जैसे अब ये सूर्य हम मान लेते हैं कि यहाँ लग्न कुंडली में भी अच्छा है। सपोज करते हैं कि लग्न कुंडली में भी सूर्य अच्छा है और दशांश कुंडली में भी अच्छा है, लेकिन चतुर्थांश कुंडली में अच्छा नहीं, तो फिर ये सूर्य लग्न यानी स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा, कैरियर के लिए भी अच्छा होगा, लेकिन संपत्ति के लिए अच्छा नहीं होगा। तो पहला नियम ये है कि कोई भी ग्रह, आप चाहे तो लिख सकते हैं इसमें शॉर्ट में, कि कोई भी ग्रह जिस वर्ग कुंडली में शुभ भाव में स्थित है
और बलवान है, वह ग्रह उस वर्ग कुंडली से संबंधित अच्छे फल देता है। और जो ग्रह उस वर्ग कुंडली में अशुभ भाव में स्थित है, अशुभ भाव का स्वामी है, पीड़ित है, वह ग्रह उस वर्ग कुंडली के लिए अशुभ फल करेगा अपनी अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में। तो ये लिख लिया आपने? हाँ। सभी ने लिख लिया? जी। अच्छा, दूसरा नियम है कि लग्न कुंडली का लग्नेश, इस कुंडली में लग्नेश कौन है? चंद्रमा है। तो लग्न कुंडली का लग्नेश और वर्ग कुंडली का लग्नेश, जैसे मान लीजिए कि हम चतुर्थांश कुंडली देख रहे हैं, यहाँ तो चंद्रमा ही बन गया, इसको देख लेते हैं, दशांश कुंडली को देख लेते हैं। लग्न कुंडली का लग्नेश वर्ग कुंडली में अच्छे भाव में स्थित होना चाहिए। लग्न कुंडली का लग्नेश किसी भी वर्ग कुंडली में अच्छे भाव में, जिस वर्ग कुंडली में वो अच्छे भाव में स्थित है, बलवान है, यानी पीड़ित नहीं है, तो वो वर्ग कुंडली के फल अच्छे प्राप्त होंगे। जैसे ये लग्न कुंडली का लग्नेश चंद्रमा है। अब D10 में यदि चंद्रमा अच्छे भाव में स्थित है तो D10 के फल अच्छे मिलेंगे। D10 का मतलब आजीविका, नौकरी व्यवसाय के लिए अच्छा होगा। हालांकि केवल इसके लग्नेश से हम कोई निर्णय नहीं कर सकते, लेकिन यदि इस लग्न कुंडली का लग्नेश किसी भी वर्ग कुंडली में 3, 6, 8, 12 भाव में चला गया तो वो वर्ग कुंडली थोड़ा कमजोर हो जाएगी, और यदि पीड़ित हो गया तो थोड़ा और कमजोर हो जाएगी। तो इसलिए सर्वप्रथम नियम ये है, इसको लिखिए कि लग्न कुंडली का लग्नेश वर्ग कुंडली में शुभ स्थान में स्थित होना चाहिए। जैसे यहाँ D10 में चंद्रमा सप्तम भाव में, सप्तम भाव केंद्र भाव, लग्न पर इसकी दृष्टि पड़ रही, तो चंद्रमा अच्छा है। D4 यहाँ तो चंद्रमा खुद ही लग्नेश बन गया है और शुभ भाव में ही, तो D4 में भी अच्छा हो गया। नवांश कुंडली में चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी बना है और तृतीय भाव में स्थित है, अशुभ भाव का स्वामी बन गया और अशुभ भाव में स्थित हो गया और पीड़ित भी हो गया। तो चंद्रमा विवाह अथवा वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं। समझ में आ गया सभी को? दूसरा नियम लिख लिया।
बीच में यदि ना समझ में आए तो प्रश्न कर सकते हैं। आचार्य जी, ये वर्ग कुंडली में पीड़ित के लिए किसी की दृष्टि वगैरह थोड़ी देखा जाएगा, जैसे मंगल की दृष्टि हो रही है या देखिए, ऐसा है कि हम मैं अपनी बात कर रहा हूँ, नवमांस कुंडली तक हम दृष्टि देखते हैं। D1 से लेकर D9 तक। अब D9 के पहले कौन कौन से आ गए? D7 आ गया, D4 आ गया, D3, D2 और D1। तो D1 से लेकर D9 तक हम दृष्टि देखते हैं। D10 में भी देखते हैं, लेकिन कम देखते हैं। वहां हम युति ज्यादा देखते हैं और D10 के ऊपर फिर हम दृष्टि नहीं देखते। ये चीज आप लोग नोट कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वर्ग कुंडली में दृष्टियां नहीं देखी जाती हैं, लेकिन मैंने जितने भी ज्योतिषियों को देखा है, अच्छे अच्छे जो ज्योतिषी हैं, बड़े बड़े ज्योतिषी जो हैं, उनमें से एक के.एन. राव हैं, जिनका जिक्र मैं अक्सर करता हूँ। तो कारण क्या है? सीधी सी बात है कि मैं उन्हें फॉलो करता हूँ, के.एन. राव। हालांकि बहुत सारे लोग हैं के.एन. राव को अच्छा नहीं मानते, तो ये अपनी अपनी सोच है। मैं किसी का वैसे फॉलो नहीं करता हूँ, यानी कि अनुयायी नहीं हूँ। मैं पूरी दुनिया में किसी का भी अनुयायी नहीं, लेकिन मुझे जहां जो चीज अच्छी लगती है मैं उसे पकड़ लेता हूँ। जैसे कि मुझे याद आ रहा है, इससे पहले मैंने आप लोगों को एच.एम. काटवे के बारे में बताया था और एच.एम. काटवे का कोई सिद्धांत भी बताया था। बहुत अच्छा सिद्धांत बताया था उनका। जबकि मैंने ये भी कहा था कि उनकी अन्य बातें मैं नहीं मानता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। खास करके ये मुझे अभी याद आ रहा है, एक बार मैंने ग्रह यूट्यूब युति पे के जिक्र बारे किया में, था, हाँ यूट्यूब पे जिक्र किया था सर इसका। हाँ, एक बार ग्रह युति के बारे में जिक्र किया था, एक बार और कोई जिक्र किया था। उनका कोई बड़ा अच्छा सिद्धांत था, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है। तो जो चीजें अच्छी मिलती हैं मैं उन्हें पकड़ लेता हूँ, और जो अच्छी नहीं मिलती हैं मैं उन्हें हटा देता हूँ। तो मैं किसी का अनुयायी नहीं हूँ, न के.एन. राव का अनुयायी हूँ, न बी.वी. रमन का, न एच.एन. काटवे का। लेकिन जो चीजें मुझे अच्छी मिल जाती हैं उनकी तारीफ तो करनी ही चाहिए। अब मुझ में सारी अच्छाइयां नहीं हो सकती, कुछ बुराइयां भी होंगी। तो इसी तरह से प्रत्येक मनुष्य में कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता है। तो के.एन. राव ने इन दृष्टियों को लिया है और मैंने लगाकर देखा है, तो मैं दृष्टियों को मानता हूँ। कम से कम D9 तक मानता हूँ, D10 में कम मानता हूँ, D10 के बाद नहीं मानता हूँ। और एक चीज और भी याद आ गया, राहु केतु की दृष्टि का भी मैंने जिक्र किया था। मैं वो भी नहीं मानता, राहु केतु की 5वीं और 9वीं दृष्टि नहीं मानता हूँ। के.एन. राव भी नहीं मानते हैं। इसके अलावा और कई अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं जो नहीं मानते, और मैं भी नहीं मानता हूँ। उन्होंने तर्क तो नहीं दिया है,
लेकिन मैंने आपको अपना तर्क दिया है कि मैं क्यों नहीं मानता। इसी तरह एक प्रश्न अभी क्लास में ही पूछा था किसी ने, मांगलिक दोष जब मैंने पढ़ाया था तो उन्होंने दूसरे दिन ग्रुप में ही शायद या अपने व्हाट्सएप में प्रश्न किया था कि मांगलिक दोष लोग शुक्र से भी मानते हैं। तो फिर मैंने अगली क्लास में मैंने उन्हें बताया था कि लोग शुक्र से यही नहीं चंद्रमा से भी मानते हैं। तो मैंने तीनों से बताया था फिर कि मैं क्यों नहीं मानता। मैं केवल लग्न से मानता हूं मांगलिक दोष, और क्यों लग्न से मानता हूं, अन्य से क्यों नहीं। क्योंकि अगर अन्य से मानूंगा तो फिर कोई कुंडली बचेगी ही नहीं, सभी में मांगलिक दोष मिल जाएगा। बहुत ही कम कुंडलियां, कुछ परसेंट ही बचेंगी। तो ये मैंने अभी जो आपने पूछा था दृष्टि के बारे में, उसका उत्तर था। तो अभी तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी मैंने 2 नियम बताए हैं और उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। तीसरा नियम, वर्ग कुंडली का लग्नेश। अब मैं केवल वर्ग कुंडली के लग्नेश की बात कर रहा हूं। जैसे नवांश में लग्नेश सूर्य है, दशांश में लग्नेश मंगल है, चतुर्थांश में लग्नेश चंद्रमा, सब में लग्नेश अलग अलग। तो वर्ग कुंडली का लग्नेश शुभ भाव में स्थित होना चाहिए। शुभ भाव कौन कौन से हैं? केंद्र के सभी भाव, चारों केंद्र, यानी लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम, और त्रिकोण कौन कौन से? पंचम और नवम भाव। ये शुभ भाव माने जाते हैं। इसके बाद फिर द्वितीय भाव और एकादश भाव का नंबर आता है। द्वितीय भाव मारक भाव भी है। एकादश भाव त्रिशदाय भावों में सबसे क्रूर भाव है। तो ये दोनों भाव स्वास्थ्य के मामले में अच्छे नहीं होते, लेकिन भौतिक मामलों में, धन के मामले में अच्छे होते हैं। तो इसलिए केंद्र त्रिकोण के बाद इनका नंबर आता है। तो यदि वर्ग कुंडली का लग्नेश, लिखिए आप, वर्ग कुंडली का लग्नेश शुभ भाव केंद्र त्रिकोण या द्वितीय एकादश में स्थित हो तो अच्छे फल देता है। उस वर्ग कुंडली से संबंधित, जिस वर्ग कुंडली में वो अच्छी स्थिति में होगा, उस वर्ग कुंडली से संबंधित अच्छे फल देगा। जिसमें बुरे भाव में होगा, पीड़ित होगा, तो उस वर्ग कुंडली के लिए वो अच्छे फल नहीं करेगा। अभी सूर्य के बारे में मैं ये सब समझा चुका हूं आपको। तो तीसरा नियम क्या है? वर्ग कुंडली का लग्नेश शुभ भाव में स्थित होना चाहिए। चौथा नियम, वर्ग कुंडली का कारक शुभ भाव में स्थित होना चाहिए। ये लिख लीजिए पहले, फिर समझाता हूं। चौथा नियम है, वर्ग कुंडली का कारक शुभ भाव में स्थित होना चाहिए। वर्ग कुंडली का कारक कौन होता है? जीवन का कारक सूर्य होता है।
D2 जो चल संपत्ति के लिए देखी जाती है। D2 के सामने लिख लीजिए, पहले ऊपर लिख लीजिए कारक, वर्ग कुंडली के कारक, फिर नीचे लिखते जाइए D1 के सामने सूर्य, D2 के सामने गुरु, D3 के सामने मंगल और बुध। बुध बहन का कारक है, मंगल भाइयों का कारक, इसलिए D3 के दो कारक हुए, मंगल और बुध। D4 अचल संपत्ति के लिए देखा जाता है। तो अचल संपत्ति के लिए जो स्थिर कारक है वो चंद्रमा है, स्थिर कारक। लेकिन जो चर कारक है हम शुक्र को मानते हैं। समस्त प्रकार की अचल संपत्ति तो आप चंद्र और शुक्र को लिख लीजिए। इसके अलावा जब भूमि भवन की बात करनी होगी तो फिर मंगल को भी देखना होगा। कृषि भूमि की बात आएगी तो शनि को भी देखना होगा। वाहन की बात आएगी तो शुक्र को देखना होगा। हीरे जवाहरात की बात आएगी तो शुक्र को देखना होगा। नौकर चाकर की बात आएगी तो शनि को देखना होगा। तो D4 में आप चंद्र और शुक्र को लिख लीजिए। इसके बाद D7 गुरु, D7 का कारक गुरु। D9 का कारक शुक्र है। लेकिन शुक्र विवाह का कारक है, पहले भी बता चुका हूं, शुक्र विवाह का कारक, इसलिए D9 का कारक शुक्र। लेकिन शुक्र पत्नी का कारक भी है। तो जब हम D9 को देखेंगे तो हम शुक्र को स्त्री की कुंडली में भी देखेंगे, पुरुष की कुंडली में भी देखेंगे, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक है। इसके बाद फिर यदि स्त्री की कुंडली है तो गुरु को भी देखेंगे, यानी शुक्र और गुरु दोनों को, क्योंकि गुरु पति का कारक है। लेकिन पुरुष की कुंडली में हम केवल शुक्र को देखेंगे, क्योंकि शुक्र ही पत्नी का कारक भी है, विवाह का कारक भी है और पत्नी का कारक भी है। तो पुरुष की कुंडली में केवल शुक्र को देखना है, लेकिन स्त्री की कुंडली में विवाह का जब प्रश्न होगा तो शुक्र को भी देखना होगा और गुरु को, क्योंकि गुरु पति का कारक, वैवाहिक जीवन के लिए भी शुक्र को ही देखना पड़ेगा, शुक्र और गुरु दोनों को, स्त्री की। तो इस तरह से जो D9 का कारक है वो है तो शुक्र, लेकिन आप स्त्री की कुंडली में पति को भी लिख लीजिए शुक्र और गुरु, पुरुष की कुंडली में केवल शुक्र। इसके बाद D10 का कारक शनि। कुछ लोग बुध को भी मानते हैं। D10 जो 10वां भाव है ये कर्म का भाव है और आजीविका का भी भाव, आजीविका के लिए कर्म। लेकिन कर्म सभी पूरे जीवन के कर्म भी यहीं से देखने पड़ेंगे।
आत्मा जब हम जन्म लेते हैं, पंचम भाव पूर्व जन्म का है, तो पूर्व जन्म से आत्मा हमारे पंचम भाव से प्रवेश करती और लग्न में आती। लग्न का मतलब शरीर। वर्तमान जन्म और पूर्व जन्म का संबंध त्रिकोण से है, 1, 5, 9। ये पूर्व जन्म के संचित कर्म का भाव है। आत्मा यही से हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के जो फल है, संचित कर्म टोटल अब तक पिछले जन्म जितने भी पिछले जन्म हुए हैं, उन सभी के हमारे जो कर्म के फल हैं, कर्म फल, वो हम पंचम भाव से देखते हैं सारे जन्मों की। लेकिन उन सारे जन्मों के जो कर्म हैं, उनके फल हैं, वो सारे के सारे इसी जन्म में हमें नहीं मिलेंगे, कुछ शेष रह जाएंगे। तो इस जन्म में जो हमें फल मिलना है, वो हम नवम भाव से देखते हैं और इसलिए नवम भाव को वर्तमान जन्म का भाग्य भाव कहते हैं। तो आत्मा यहाँ से प्रवेश करती है जब हम माता के गर्भ में होते हैं, तब पंचम भाव से प्रवेश करते और फिर हमारा शरीर जैसे जैसे डेवलप होता है, लगभग 4 महीने में माता के गर्भ में आत्मा यहाँ आ जाती है हमारे शरीर में। ये हमारा शरीर है, लग्न। लग्न का मतलब है शरीर। तो यहाँ आ जाती है, फिर यहाँ से चलती है और ये कर्म भाव है। तो कर्म करते हुए और फिर यहाँ से ये नवम भाव है, निकल जाती है, यानी अगले जन्म में चली जाती है। तो ये आत्मा के आगमन का भाव है और ये आत्मा के प्रयाण का भाव है। आत्मा यहाँ से निकलती है। अब यहाँ आप कंफ्यूज मत हो जाना। मृत्यु का भाव द्वादश भाव है, अष्टम भाव आयु का भाव है, जिसे हम मृत्यु भाव भी कहते हैं। द्वितीय भाव सप्तम भाव मारक भाव। लेकिन ज्योतिष में आत्मा यहीं से निकलती है, ये आगामी जन्म का भाव है। तो अगला जन्म कैसा होगा अगर हमें जानना है, तो इस भाव से हमें जानना होगा। तो क्या बता रहा था, मैं भूल गया कहाँ तक पहुंचा था। डी10 शनि कारक कारक बता रहे थे सर, कारक की बात कर रहा था मैं, वरक कुंडलियों की। हाँ, तो मैंने आपको D10 का बताया था कि D10 कर्म का भाव है, इसलिए शनि इसका कारक है। कुछ लोग बुध को भी मानते हैं। इसके बाद D12 का कारक सूर्य को माना जाता है, क्योंकि D12 माता पिता के लिए देखा जाता है। तो D12 का कारक चंद्र को भी ले सकते हैं सर। बिल्कुल। D12 कुंडली जब खोलेंगे तो जब पिता के लिए देखना होगा तब सूर्य को देखेंगे,
जब माता के लिए देखना होगा तो चंद्रमा को देखेंगे। तो B12 के लिए आप सूर्य और चंद्र दोनों को ले सकते हैं। बस यही तक कारक है और इसके आगे देख ही नहीं पाएंगे आप। और अगर देखेंगे, जब अनुभव ज्यादा होगा तो आप स्वयं ही रास्ता बना लेंगे। वो ऐसी चीजें, अनुभव एक ऐसी चीज है जो हम आपको दे नहीं सकते। इसलिए ज्योतिष को बड़ा कठिन विषय माना गया है। इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, वैज्ञानिक बनना थोड़ा आसान हो सकता है, लेकिन एक परफेक्ट ज्योतिषी बनना बहुत मुश्किल कार्य है। तो क्योंकि यहाँ अनुभव बहुत प्रधान है और इसीलिए एक सूत्र दे दिया गया है, देश काल परिस्थिति। हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा। तो जैसे जैसे मैं तो सूत्र बताऊंगा आपको और अपना अनुभव बताता ही आ रहा हूं और बताऊंगा भी, लेकिन उसके लिए शब्दों की सीमा है। हर अनुभव मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकता। जितना संभव है उतना मैं बता सकता हूँ, लेकिन पूरी तरह से तो नहीं बता सकता। मैं ही नहीं, कोई भी नहीं। अनुभव अपने से आता है। तो जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, जुनून होना चाहिए। मुझे पता नहीं आप में से अन्य दूसरे लोग कोई अन्य क्लास किसी की ज्वाइन आप लोगों ने किया है या नहीं किया है। मैंने तो कभी किया नहीं किसी की क्लास ज्वाइन, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मेरे अंदर सीखने का जुनून भी हमेशा रहा है, आज भी है, और पढ़ाने का जुनून भी बहुत ज्यादा है। आप लोग 8:30 बजे कम लोग आ पाते हैं और मैं 8 बजे से बैठ जाता हूँ आप लोगों का इंतजार करने के लिए, क्योंकि मेरे अंदर जुनून है कि मैं आप सबको सब कुछ दे सकूं। तो जरूरी क्या है, आपके अंदर जुनून होना चाहिए। जिस विषय के प्रति आपके अंदर जुनून होगा, जिस वस्तु के प्रति, वो आप पा ही लेंगे, आज नहीं तो कल। और यदि आपको प्यास ही नहीं लगी है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। प्यास होनी चाहिए आपके अंदर। अगर प्यास है तो जंगल में भी कहीं ना कहीं आप पानी ढूंढ लेंगे। कहीं पत्ते के ऊपर ओस की बूंदें गिरी होंगी, कहीं झाड़ियों के नीचे आप गड्ढा खोदने का प्रयास करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से आप पानी प्राप्त कर लेंगे। तो जुनून आवश्यक है। तो ये मैंने कारक बताए। ये कारक भी शुभ भावों में स्थित होना चाहिए और ज्यादा पीड़ित नहीं होना चाहिए। ये आप लिख चुके होंगे। अब इसी कारक पर एक बात और ध्यान रखनी कि उस वर्ग कुंडली के कारक को लग्न में स्थित नहीं होना चाहिए। जैसे D4
में मैंने आपको चंद्र और शुक्र कारक बताया है। यहाँ पर शुक्र लग्न में स्थित है, ये अच्छा नहीं। हालांकि चंद्रमा यहाँ पर है, यहाँ राशि परिवर्तन हो रहा है, इसलिए अशुभता मिट गई। लेकिन अब जैसे ये D10 है, D10 का कारक मैंने आपको शनि बताया है, तो शनि को यहाँ स्थित नहीं होना चाहिए। लेकिन अब शनि की यहाँ पर तो राशि है, तो अगर शनि यहाँ स्थित हो जाए, सॉरी, यहाँ स्थित नहीं होना चाहिए। यहाँ पर D10 का कारक शनि बताया है, तो कारक को लग्न में स्थित नहीं होना चाहिए। यहाँ अगर कारक स्थित होता है तो वो कारको भाव नाशाय की सूक्ति को लागू करता है। वो उस वर्ग कुंडली के जो कारकत्व है, जैसे D10 का कारकत्व है आजीविका, नौकरी, व्यवसाय, को कमजोर कर देता है। तो किसी भी वर्ग कुंडली के कारक को उस वर्ग कुंडली के लग्न में स्थित नहीं होना चाहिए। लिख लीजिए आप लोग। किसी भी वर्ग कुंडली के कारक को उस वर्ग कुंडली के लग्न में स्थित नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि वो लग्न में उच्च राशि में स्थित है तो बुरा नहीं होगा। यदि वो स्वराशि में स्थित है तो भी बुरा नहीं होगा। अन्य किसी राशि में नहीं, मित्र राशि में भी नहीं, उच्च राशि में स्थित है तो बुरा नहीं होगा। स्वराशि में स्थित है तो भी बुरा नहीं होगा। अब मैंने आपको ये नियम बताया था कि वर्ग कुंडली में जो ग्रह शुभ भाव में होगा वो अच्छे फल करेगा, जो अशुभ भाव में होगा वो बुरे फल करेगा। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, वो नियम लिखिए। नवांश कुंडली के द्वादश भाव में यदि शुक्र स्थित है तो वो अच्छा फल करेगा। द्वादश भाव बुरा भाव होता है, लेकिन यदि शुक्र स्थित है नवांश कुंडली के द्वादश भाव में तो वो अच्छा ही फल करेगा, बुरा फल नहीं करेगा। लेकिन अन्य कोई ग्रह अगर द्वादश भाव में स्थित होगा तो फिर वो बुरा फल करेगा, अच्छा नहीं करेगा। शुक्र के अलावा इसके बाद बुध किसी भी वर्ग कुंडली में, इसको लिखिए, बुध किसी भी वर्ग कुंडली के अष्टम भाव में अच्छा फल करता है। पीड़ित नहीं होना चाहिए। बुध
किसी भी वर्ग कुंडली के अष्टम भाव में अच्छा फल करता है। तीसरा, मंगल किसी भी वर्ग कुंडली के छठे भाव में अच्छा फल करता है। लिख लिया सभी ने? जी। हाँ। आगे लिखिए, कोई भी वर्ग कुंडली हो, ये वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। लग्न लग्नेश किसी भी वर्ग कुंडली का लग्न लग्नेश बलवान होना चाहिए। अब बलवान कैसे होता है? लग्न कैसे बलवान होगा? लग्नेश की दृष्टि होगी लग्न पर तो बलवान होगा। शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी लग्न पर तो भी बलवान होगा। शुभ ग्रह यदि लग्न में स्थित होंगे तब भी बलवान होगा। लग्नेश लग्न में स्थित होगा तो भी बलवान होगा। कोई उच्च का ग्रह लग्न में स्थित है तो भी बलवान होगा। लग्न शुभ कर्तरी में हो तो भी बलवान होगा। शुभ कर्तरी मतलब दोनों ओर शुभ ग्रह बैठे हों, गुरु शुक्र बुध चंद्र, चंद्र पक्ष बली हो, बुध अकेला हो या शुभ ग्रह के साथ हो तो शुभ होता है। तो लग्न इन स्थितियों में बलवान होता है, ये सब मैं पहले भी बता चुका हूं। और लग्नेश लग्नेश शुभ भाव में स्थित हो, लग्नेश पर बुरे ग्रहों की दृष्टि न हो, युति न हो, अशुभ भाव में स्थित न हो, स्वराशि में हो, मित्र राशि में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, युति एकादश में हो तो भी बलवान होगा। तो यदि लग्न लग्नेश बलवान है तो वो वर्ग कुंडली, पूरी वर्ग कुंडली बलवान हो जाती है। अब वो वर्ग कुंडली अगर बलवान हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दशमांश है, दशमांश कुंडली बलवान हो गई, लग्न लग्नेश बलवान हो गए। जैसे यहाँ लग्न बलवान है क्योंकि उच्च का ग्रह बैठा है और वो ग्रह त्रिकोण का स्वामी भी है। फिर यहाँ का जो स्वामी है यानी लग्नेश, लग्नेश अपनी राशि से चतुर्थ भाव में है, भले ही वो नीच राशि में हो, अपनी राशि से चतुर्थ भाव में, लग्न से केंद्र में। तो यहाँ मंगल भी बलवान हो गया। तो अब ये जो वर्ग कुंडली है ये बलवान हो गई। अब जब बलवान हो गई तो इसका क्या अर्थ हुआ? नौकरी व्यवसाय अच्छा होगा। जीवन में नौकरी व्यवसाय के मामले में उनकी भाग्य बहुत अच्छी होगी। तो तब तो लग्न लग्नेश को बलवान होना चाहिए। अब इसके बाद अगर इस वर्ग कुंडली में
कोई राजयोग उपस्थित हो या कोई धन योग उपस्थित हो, तो भी वो कुंडली बलवान हो जाती है। जैसे ये चतुर्थांश कुंडली D4, यहाँ पर लग्नेश और चतुर्थेश का राशि परिवर्तन हो रहा है। ये एक तरह का राजयोग बन रहा है। तो फिर इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि इनके पास अचल संपत्ति बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ये D4 है। अचल संपत्ति के लिए D10 है। D10 में त्रिकोण का स्वामी लग्न में बैठा है। लग्न भी त्रिकोण कहलाता है, त्रिकोण और केंद्र दोनों कहलाता है। उच्च का होकर के बैठा है, ये बहुत अच्छा योग बना रहा है, प्रबल धन योग बन रहा है इससे। इसके अलावा लग्नेश का चतुर्थ भाव में भी होना अच्छा है। और लग्नेश भाग्य इसका संबंध, लग्नेश और भाग्य इसका दृष्टि दृष्टि संबंध, नहीं, लग्नेश और द्वितीय इसका है ना। आप यही कहना चाह रहे हैं, शुक्र मंगल और शुक्र। तो शुक्र और मंगल यहाँ पर धन योग बना रहे हैं। तो इस तरह से ये धन योग बना रहे हैं, चाहे राजयोग हो या धन योग हो। ये दशांश कुंडली है, तो ये दशांश कुंडली का लेवल स्तर ऊंचा उठ जाता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि उनकी नौकरी का जो स्तर है वो अच्छा होगा, व्यवसाय का जो स्तर है वो अच्छा होगा। इसका ये अर्थ है। अब नौकरी होगी या व्यवसाय होगा, ये एक अलग सब्जेक्ट हो गया, इसके बारे में हम आगे समझेंगे। तो यदि वर्ग कुंडली में, अब यह नवांश कुंडली में यदि राजयोग उपस्थित है या धन योग उपस्थित है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि आपका जीवन साथी धनी होगा, अच्छी पोस्ट में होगा, उसकी स्थिति अच्छी होगी। इसके अलावा वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा। लेकिन वैवाहिक जीवन की जो बात है उसमें अन्य बिंदु भी देखने होंगे। हम केवल धन योग राजयोग देखकर निर्णय नहीं करते। लेकिन ये निश्चित है कि यदि नवांश कुंडली में धन योग या राजयोग उपस्थित है तो जीवन साथी की स्थिति अच्छी होगी। तो ऐसे ही कोई भी वर्ग कुंडली हो, वहां यदि राजयोग या धन योग है तो उस वर्ग कुंडली के स्तर को ऊंचा उठा देता है। ये नियम केवल वर्ग कुंडली पर लागू होता है। अब यदि कोई राजयोग या धन योग लग्न कुंडली में बन रहा है और वही योग किसी वर्ग कुंडली में बन जाए तो ये बहुत अच्छा होगा, उस वर्ग कुंडली के लिए भी और लग्न कुंडली के लिए। यदि लग्न कुंडली में कोई राजयोग या धन योग बन रहा है और वो नवांश में भी बन जाए तो वो राजयोग बहुत प्रबल हो जाता है।
इसके अलावा वर्गोत्तम ग्रह, पहले तो वर्गोत्तम लग्न की बात कर लेते। वर्गोत्तम लग्न का मतलब क्या है कि जो लग्न कुंडली में, लग्न में जो राशि है, जैसे यहाँ कर्क राशि, तो वही राशि यदि नवांश कुंडली में भी हो तो वो वर्गोत्तम लग्न हो जाता है। तो अगर लग्न वर्गोत्तम है तो ऐसा व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मान सम्मान अच्छा होगा, आयु अच्छी होगी। क्योंकि लग्न से हम क्या देखते हैं? आयु देखते हैं, स्वास्थ्य देखते हैं, मान सम्मान देखते हैं। तो यदि ये वर्गोत्तम हो जाए, नवांश कुंडली में भी वही राशि लग्न में आ जाए तो लग्न वर्गोत्तम हो गया। अब यहाँ पर तो वर्गोत्तम नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ है वही लग्न, तो इसको हम वर्गोत्तम तो नहीं कहेंगे कि लग्न वर्गोत्तम हो गया, लेकिन कम से कम लग्न कुंडली की राशि चतुर्थांश कुंडली के लग्न में भी है, तो इसका मतलब ये है कि चतुर्थांश कुंडली बलवान होगी, प्रबल। तो ये अचल संपत्ति की कुंडली है, तो ये बहुत अच्छा हुआ। अब इसका लग्न, अगर इसका लग्न बन जाए वो बहुत अच्छा होगा, या किसी भी बन। अब दूसरी बात, ग्रह की बात कर लेते। ग्रह वर्गोत्तम हो, कोई भी ग्रह यदि वर्गोत्तम होता है तो वो शुभ परिणाम देता है, लेकिन अच्छे भाव में होना चाहिए। बुरे भाव में यदि वो स्थित है, पीड़ित है, तो वो अच्छे परिणाम नहीं देगा। ये मैं वर्गोत्तम ग्रहों का जो अध्याय था वहां सब कुछ बता आया हूं। बीच बीच में आप लोग उसको देख सकते हैं वीडियो को। अब इस अध्याय में मैंने यह भी बताया था कि यदि कोई भी ग्रह मेष राशि अथवा तुला राशि में 2 अंश का हो, 0 से लेकर 2 अंश तक, कोई भी ग्रह मेष राशि अथवा तुला राशि में 0 से 2 अंश तक हो तो ऐसा ग्रह 10 वर्गों में वर्गोत्तम हो जाता है। 10 वर्गों में वर्गोत्तम हो जाता है। तो फिर ऐसा ग्रह 100% जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अंतर प्रत्यंतर दशा में बहुत अच्छे एक्सलेंट रिजल्ट देता है। इस कुंडली में चंद्रमा 1 अंश का है, मैंने यहाँ अंश तो नहीं लिखे हैं, लेकिन चंद्रमा 1 अंश का है। इसका तो बर्थ डिटेल ग्रुप में पड़ा हुआ है, सुमित व्यास जी ने डाला था, तो वहां से आप कुंडली बना सकते। तो चंद्रमा 1 अंश का है तुला राशि में, इसका मतलब है कि चंद्रमा 10 वर्गों में वर्गोत्तम हो गया। अब इसका अर्थ ये हुआ कि चंद्रमा की जब जब अंतरदशा आएगी, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में
उसको बहुत अच्छे शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। फिर वो चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, वैवाहिक जीवन का विषय हो, संतान का हो, अचल संपत्ति का हो, चल संपत्ति का हो, करियर, नौकरी, व्यवसाय का हो, या माता पिता के संबंध, कोई भी चीज चंद्रमा की अंतर्दशा बहुत अच्छे चलते जो इस कुंडली में है। यहाँ पर देख लीजिए, चंद्रमा तुला राशि में, ये वर्गोत्तम का निशान लगा है। D4 में देखिए चंद्रमा तुला राशि में, D9 में देखिए चंद्रमा तुला राशि, D10 में देखिए चंद्रमा तुला राशि। अन्य वर्ग कुंडलियां आप खोल करके देखिएगा, सभी में ये तुला राशि में मिलेगा। तो ऐसे ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। एक नियम और लिखिए, जो ग्रह लग्न कुंडली में अस्त हो, वो ग्रह किसी भी वर्ग कुंडली का लग्नेश नहीं होना चाहिए। अन्यथा उस वर्ग कुंडली के फल नहीं मिलेंगे, उस वर्ग कुंडली के फल नष्ट हो जाते हैं। सीधी सी बात है कि जो ग्रह अस्त है वो कमजोर हो जाता है, तो फिर अगर वो लग्नेश बन गया, और लग्नेश पूरी कुंडली का स्वामी होता है, तो पूरी कुंडली पर उसका असर पड़ेगा। इसलिए उस वर्ग कुंडली के कारकत्व नष्ट हो जाए। D10 का कारकत्व आजीविका का है, तो आजीविका का जो स्तर है वो गिर जाएगा, संघर्ष बढ़ जाएगा, अच्छे फल नहीं मिलेंगे। अचल संपत्ति का ये D4 है, अगर इसका लग्नेश अस्त है तो अचल संपत्ति नहीं होगी, ज्यादा बहुत कम होगी। तो कोई भी अस्त ग्रह किसी भी वर्ग कुंडली का लग्नेश नहीं होना चाहिए, अन्यथा उस वर्ग कुंडली से संबंधित फल नष्ट हो जाते हैं या बहुत कम मिलते हैं। इसके बाद फिर आप एक और नियम लिखिए। ये नियम खास करके वर्ग कुंडली के लिए, नियम ये लग्न कुंडली में भी लागू होता है लेकिन कम, लेकिन वर्ग कुंडली में ज्यादा लागू होता है। वर्ग कुंडली में जो भी ग्रह तृतीय या अष्टम भाव में स्थित होगा, वो उस वर्ग कुंडली के गुणों को नष्ट करता है। जैसे मंगल यहाँ तृतीय भाव में, तो ये मंगल अचल संपत्ति के मामले में इस कुंडली को कमजोर कर रहा है, लेकिन शब्दों को हूबहू नहीं लेना है, अपना दिमाग भी लगाना है। मंगल तृतीय भाव में, तृतीय, षष्ठ, एकादश भाव में ग्रह, क्रूर ग्रह अच्छे फल देते हैं। तो यहाँ मंगल पूरी तरह
कुंडली के फलों को नष्ट नहीं करेगा। पहली बात। दूसरी बात, मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो इसलिए ये मंगल 50% अच्छा है और 50% बुरा है। लेकिन अब लग्नेश यहाँ राशि परिवर्तन राजयोग बना रहा है। लग्न वही है जो लग्न कुंडली में है। भाग्य भाव में ही बलवान है अपनी राशि। इसलिए ये मंगल यहाँ लगभग 20% प्रभाव डाल पाएगा। 80% ये कुंडली अच्छी है। तो ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि जब भूमि भवन लेने खरीदने की बात आएगी और मंगल की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा होगी, तो उस समय मंगल खरीदने नहीं देगा। बेचने की बात आएगी तो बिकवा देगा, क्योंकि चतुर्थ से द्वादश में है। द्वादश यानी व्यय, तो व्यय करवा देगा, वो बिकवा देगा। तो ये वर्ग कुंडली से संबंधित नियम है। समय समाप्त हो चुका है।